आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने वाली है। ड्रामा की स्टार्टिंग में जूमिन भाग रही थी। भागते भागते वह कहती है, लगता है अब वो घोस्ट मेरा पीछा नहीं कर रहा है। पीछे मुड़ के देखती है तो उस समय कोई नहीं था। कहानी यहाँ से सिर्फ कुछ घंटे पहले जाती है, जहाँ पर कि हम लोग कहानी के हीरो मेंग को देखते हैं। वो सामने एक केक को घूरे जा रहा था। वो बहुत ही वियर्ड से एक्सप्रेशन के साथ वहीं खड़ा था। तभी जुमिंग वहाँ पर आती है। उसे भी वही केक चाहिए था और अब बस ये लास्ट केक बचा हुआ था। वो वहाँ के हेल्पर को कह रही है कि वो ये लास्ट केक है और वो उसे ख़रीदना चाहती है। वो हेल्पर उसे डिस्काउंट देने के लिए भी तैयार हो जाती है। तभी जुमिंग की नज़र मेंग पर पड़ती है और वो उसे कहती है, तुम यहाँ पर काफ़ी देर से खड़े हो, अगर तुम चाहो तो तुम इसे खरीद सकते हो। हेल्पर कहती है, तुम किससे बात कर रही हो, यहाँ तो कोई नहीं है। जुमिंग कहती है, क्यों मजाक कर रही हो, यहीं तो ये इंसान खड़ा है। इधर मिंग बहुत ही वियर्ड से बिहेवियर के साथ जुमिंग को देख रहा था। वो उसे कहता है, क्या तुम मुझे देख सकती हो, तुम सच में मुझे देख सकती हो। जुमिंग शॉक हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने किसी घोस्ट को देख लिया। उसके हाथ में जो सामान था वो वहीं फेंकती है और वहाँ से फरार हो लेती है। और अभी जो हमने जुमिंग का भागता हुआ सीन देखा, ये वही सीन था। वो मिंग से ही पीछा छुड़ा करके भागते भागते अपने घर पहुँचती है। लेकिन जैसे वो सिर से हुए पीछे मुड़ती है, मिंग उसके सामने खड़ा था। मिंग उससे बात करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन जो मिंग उसे भूत समझ करके उसे खुद से दूर ही रहने के लिए कह रही थी। वो कहती उसने लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो उसे जाने दे, वो भी मरना नहीं चाहती है। मिंग हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें मारने के लिए भी नहीं आया हूँ। जुमी कहती है, तो फिर तुम एक भूत होकर के मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। मिंग उसे बो डाउन करता है और कहता है कि फाइनली तुम मुझे मिल गई। मैं पिछले 3000 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम ही हो जो कि मेरे स्कर्स को तोड़ सकती हो। जुमिंग को लगता है कि वो कोई बकवास कर रहा है और उसे उलझाने का कोशिश कर रहा है। मिंग को वो बातों में उलझा करके अपने घर में एंटर कर लेती है। उससे ऐसा लगा था कि लिटरली वो ऐसा करके वो मिंग से पीछे छुड़ा सकती है। मिंग बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा था। जो मिंग को जितने भी भगवान का नाम याद था, उन सब की फ़ोटो प्रिंट करके वो मिंग को डराने के लिए बाहर विंडो पर पेस्ट कर देती है। मिंग मन में सोचता है कि अगर वो भूत होता तो ज़रूर डर जाता, लेकिन वो भूत नहीं है, असल में एक इंसान है और एक कर्ज की वजह से वो इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। और जब तक जो मिंग उसके कर्ज को तोड़ेगी नहीं, वो कभी भी नॉर्मल नहीं बन सकता है। जो मिंग सोचती है कि मिंग अब अंदर नहीं आ पाएगा और वो अंदर सोने चली जाती है। इधर मिंग जो मिंग के सामान को लेकर के उसके घर पर पहुंचा था, वो उसके ऊपर अम्ब्रेला रख देता है और वहाँ से चले जाता है। जो मिंग जगती है तो मिंग के अम्ब्रेला को देखती है, वो उसे बंद करती है और फिर खुद चौंक जाती है। मैं भूतों के सामान को कैसे छुपा रही हूँ, ये मेरे पास सुपर पावर कहाँ से आ गए। तभी उसकी आंटी और उसकी कज़न सिस्टर वहाँ पर आ जाती है। वो लोग जुमिंग को इस घर से निकालने का कोशिश कर रहे थे। जुमिंग उसे कहती है, ये ग्रैंड मदर का घर है और मरने से पहले उन्होंने मुझे ये दिया है। लेकिन वो लोग बहुत लालची थे और इस घर को बेच करके पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे। जुमिंग को वहाँ से निकालने का सोच रहे थे। उसकी बहन कहती है, देखो इसे जॉब से निकाल दिया गया है, इसके पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, इसीलिए बकवास कर रही है। वो लोग जुमिंग को परेशान करने लगते हैं। तभी मिंग वहाँ पर जुमिंग के लिए केक लेकर के आ रहा था। वो ये चीज़ देखता है तो उसे कहता है, इन्हें डराने के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। इन्हें कहो कि ग्रैंड मदर की सोल यहाँ पर रहती है। ये कहते हुए वो ग्रैंड मदर का फ़ोटो ज़मीन को पकड़ा देते हैं और साथ ही में उन्हें डराने के लिए कहता है। जैसे ही फ़ोटो यहाँ पर हवा में लटके हुए वो लोग देखते हैं, वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। मिंग बीच बीच में घर का दरवाज़ा खोल बंद कर रहा था, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगने लगता है कि सच में इस घर में जुमिंग की ग्रैंड मदर का घोस्ट है। और वो लोग डर जाते हैं। जुमिंग के ग्रैंड मदर से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि दोबारा वो लोग यहाँ कभी नहीं आएंगे, वो उन्हें जाने दें। ये कह के वहाँ से फरार हो लेते हैं। उनके जाने के बाद जुमिंग मिंग को थैंक्स बोलती है उनका हेल्प करने के लिए और साथ ही में वो उसके कर्ज के बारे में पूछती है। तो मिंग उसके साथ उसके घर चले जाता है। जुमिंग का आज बर्थडे भी था और यहाँ पर वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक लेकर के आया हुआ था। मिंग उसे बताता है कि उस पर ऐसा कर्ज है कि ना तो वो घोस्ट है और ना ही होबन है। 3000 सालों में वो जुमिंग का वेट कर रहा है। जुमिंग एक स्पेशल नक्षत्र में पैदा ली है, जिस वजह से वो मिंग को देख पा रही है और जुमिंग के पास ये पावर है कि बस इस कर्ज को ब्रेक कर सकती है। जुमिंग मिंग के बारे में पूछने लगती है कि वो अपनी दुनिया में क्या करता था। उससे काफ़ी कुछ बातें बताता है। साथ ही में जुमिंग अपने बारे में बताती है किस तरीके से वो कंपनी में काम करती थी और उसका बॉस तियान उसे जॉब से निकाल चुका है दूसरी की बात मान करके।
और असल में मिंग उससे बताता है जुमिंग का जो ये बॉस तियान है उसने उसे अपना ब्लैक कार्ड दिया हुआ है क्योंकि वो तियान का एंसेस्टर है। काफ़ी साल पहले उसने तियान की जान बचाई थी और वो लोग मिंग को भगवान की तरह मानते हैं। हालांकि वो लोग देख तो नहीं पाते हैं उसे, लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं। आज पहली बार तियान ने जुमिंग के लिए उस कार्ड का इस्तेमाल किया था केक खरीदने के लिए। तियान को मैसेज आता है तो वो खुश हो जाता है कि क्या उसका एंसेस्टर यहाँ पर आने वाला है। तभी तो उसने उसके कार्ड का इस्तेमाल किया। वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है उस एंसेस्टर से मिलने के लिए। वह कई सालों से मिंग से मिलना चाह रहा था। इधर जुमिंग काफ़ी सैड थी, उसकी लाइफ के लिटरली लगे पड़े थे। उसके मॉम डैड दोनों अलग हो चुके थे, दोनों में से कोई उसे प्यार नहीं करता था। जुमिंग ने अपना पूरा बचपन ग्रैंड मदर के साथ बिताया था। जुमिंग जब मिंग के बारे में पूछती है तो वह कहता है मेरा बर्थडे कभी किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। तो जुमिंग यहाँ पर उसका बर्थडे अपने साथ यहाँ पर सेलिब्रेट करती है। दोनों का बर्थडे मिला करके 3125 ईयर्स हो रहे थे। मिंग के लाइफ में पहली बार कोई इंसान आया था उस कर्ज के बाद जो कि उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और जुमिंग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तभी तियान जुमिंग के एड्रेस पर पहुंचता है। वो सोचता है कि शायद उसे आज अपने एंसेस्टर से मिलने का मौका मिलेगा। इधर जुमिंग कोई एक विश गलती से मांग लेती है जो कि काफ़ी फुद्दू सा था और मिंग उसे रिवर्स कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मिंग जैसे ही अपने सुपर पावर्स यूज़ करता था ना, तो वो कुछ टाइम के लिए बहुत ही वीक हो जाया करता था। और वैसे भी अब वो जिस टाइम से गुजर रहा था उस टाइम पे वो सुपर पावर्स बहुत कम ही इस्तेमाल कर पाता है। जुमिंग को तो इस बात का कोई अंदाज़ा भी नहीं होता है। वो इन चीज़ों को नॉर्मली ले रही थी। हालांकि वो मिंग की काफ़ी बड़ाई करते रहती थी कि मिंग काफ़ी हैंडसम है। वो जुमिंग से अपनी विशेष मांगने के लिए कहता है तो जुमिंग भी मिंग से उसकी विशेष मांगने के लिए कहती है क्योंकि आज उसका भी तो बर्थडे बन रहा है ना। तभी जुमिंग के गेट पर कोई नॉक करता है। जुमिंग देखने के लिए जाती है, उसे पता नहीं था कौन आने वाला है। लेकिन तियान अपने एंसेस्टर को समझ करके जुमिंग के घर पहुंच जाता है। जुमिंग गेट खोलती है। तियान ये देख के चौंक जाता है, उसका एंसेस्टर को इतना यंग इंसान है। वो जुमिंग को पहचान नहीं पाता। कभी कल ही तो उसने उसे जॉब से निकाला था, लेकिन उसका सेक्रेटरी पहचान जाता है। जुमिंग यहाँ पर तियान पर गुस्सा करते हुए कहती है मैं कोई तुम्हारे एंसेस्टर नहीं हूँ और तुम मेरे घर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो। चलो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारा कोई कार्ड वार्ड नहीं चाहिए। ये कह के वो तियान को अपने घर से बाहर निकाल देती है। उसका सेक्रेटरी तियान को बताता है कि असल में जुमिंग वही गर्ल है जिसको कि उसने कल जॉब से निकाला था। मिंग इन चीज़ों को देख रहा था और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर सोच रहा था कि वो कितना ज़्यादा वीक हो गया है बस एक छोटी सी टाइम को रिवर्स करने में। जो मिंग यहाँ पर आती है उसके मन में बहुत सारा भड़ास था तियान को लेकर के भी कि भले ही तियान की कंपनी बहुत पैसा कमाती है लेकिन वो बहुत ही अकड़ू इंसान है। उसने इस बात को पूरे अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया और मुझे जॉब से निकाल दिया। जो मिंग जितना ही तियान की बुराई करती ना, मिंग अपना गुस्सा जुमिंग के लिए तियान पर निकालते जाता। कभी उसका कार का गेट लॉक हो जाता, कभी उसका फ़ोन ब्रेक हो जाता। तियान समझ चुका था कि जुमिंग कैसे न कैसे करके उसके एंसेस्टर से कनेक्टेड है। उसने जुमिंग को जॉब से निकाल दिया। इसी वजह से उसका ये जो एंसेस्टर है जिसने उसकी जान बचाई थी वो उसे पनिशमेंट दे रहा है। अगली सुबह जब जुमिंग जगती है, देखती है कि मिंग के यहाँ साथ रहने का कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया हुआ है। वो मिंग से पूछती है ये कब हुआ। मिंग कहता है कल ही तो तुमने विश मांगा था और कहा था कि मैं तुम्हारे साथ आकर के रहूँ जब तक ये मेरा कर्ज पूरा नहीं हो जाता। पहली बार मुझे लाइफ में किसी ने इनवाइट किया था अपने साथ रहने के लिए। अब ये बातें जब जुमिंग को याद आती है तो वो काफ़ी एम्बेरस हो जाती है और सोचने लगती है कि उसने ड्रिंक करके कितने सारे कांड कर दिए हैं। अब उसने मिंग को रहने के लिए इनवाइट किया था तो ऑब्वियसली अब वो ऑन द स्पॉट तो उसे मना नहीं कर सकती थी और उसे मिंग पर वर्क भी करना था। उसने उसका कर्ज तोड़ने के लिए भी प्रॉमिस कर दिया था तो उसे अपने साथ तो रखना उसकी मजबूरी थी। वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद जुमिंग को लेकर के मिंग कंपनी जा रहा था। जुमिंग एक महंगी कार की डिमांड करती है तो वो तियान का ही कार यहाँ पर गायब करके मंगा देता है। उसका सेक्रेटरी यहीं आसपास मिंग की तियान की कार को ढूंढ रहा था तो देखता है कि जुमिंग उसे ड्राइव कर रही है और साथ ही में 3125 का बर्थडे कैंडल भी वहाँ पर गिरा हुआ है। उसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। इधर जुमिंग वापस कंपनी पहुँचती है तियान की कार लेकर के तो वो बदमाश लड़की और उसकी टीम चौंक जाती है जिसने कि जुमिंग को जॉब से निकलवाया था। वो उसको इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम्हें जॉब से निकालने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हुए हो, लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेशरम हो। जुमिंग उससे कहती है मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, ओके।
मेंग यहाँ पर तियान का एक्सक्लूसिव कार्ड ला करके जुमिंग को देता है और वह उसी की वजह से कंपनी में अंदर एंट्री ले पा रही थी। साथ ही में वो वीआईपी वाले एलिवेटर से भी ऊपर जाती है। तियान इन चीज़ों को देख रहा था और वो समझ जाता है कि जुमिंग एंसेस्टर के साथ उसके कंपनी आई है, तो अपनी मीटिंग छोड़ करके जल्दी जल्दी कंपनी पहुंचता है। साथ ही में अपने ग्रैंडफादर को भी उसने बुलाया था क्योंकि ग्रैंडफादर भी उस एंसेस्टर से मिलना चाह रहे थे। तियान यहाँ पर आता है और वो जल्दी जल्दी कंपनी में अंदर पहुँचता है। जो कुछ भी इन बीते दिनों में जुमिंग और तियान के बीच हुआ उससे तो उसे यही क्लियरिटी मिल रही थी, या तो जुमिंग ही एंसेस्टर है या तो फिर वो उस एंसेस्टर से कनेक्टेड है। ग्रैंडफादर यहाँ पर जुमिंग से मिलने के लिए आते हैं। वो और तियान दोनों ही जुमिंग को काफ़ी शुक्रगुजार शो कर रहे थे। जुमिंग की वजह से तियान आज जिंदा है और उसी की वजह से आज उसकी फैमिली इतनी आगे बढ़ गई है। जुमिंग कहती है, नहीं, मैं आपके एंसेस्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आपका एंसेस्टर मेरे साथ है और वो आपकी बातों को सुन पा रहा है। मिंग यहाँ पर काफ़ी सारी बातें जुमिंग को बताता है और जुमिंग तियान और उसकी फैमिली को बताती है, जिस वजह से उन्हें भरोसा हो जाता है कि जुमिंग कोई झूठ नहीं बोल रही है, कोई ढोंग नहीं कर रही है। असल में जो उनके एंसेस्टर है वो उनके साथ हैं। तियान यहाँ पर अपने एंसेस्टर से बात करना चाह रहा था, लेकिन मिंग अभी किसी को विजिबल था नहीं। हालांकि वो कभी कभी अपने पावर का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें मूव कर पाता था या फिर कुछ चीज़ें शो कर पाता था, जिस वजह से लोगों को इस बात का भरोसा हो जाए कि हाँ, वो यहाँ एग्जिस्ट करता है। जुमिंग को टी ऑफ़र की जाती है तो जुमिंग एक टी मिंग को यहाँ पर ऑफ़र कर देता है। वो लोग यहाँ पर मिंग से बातें करने का, कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे थे। जुमिंग उसे कहती है कि वो मिंग की एकलौती चीज़ को यहाँ लेने के लिए आई हुई है और उसे लेते ही वो यहाँ से चली जाएगी। मिंग ने उस चीज़ों के बारे में जुमिंग को बताया और जुमिंग ने तियान को बताया, तो वो लोग उन चीज़ों को देने के लिए तैयार थे। जुमिंग के लिए वो बॉक्स लेकर के आया जाता है। जुमिंग उस बॉक्स को ओपन करती है। वो उसका एक जेड था, जेड पेंडेंट, और उसे देख करके वो चौंक जाती है। उस पर ब्लड लगा हुआ था। वो समझ नहीं पाती है कि आखिरकार ये है क्या। मिंग इस चीज़ को देख करके फ्लैशबैक में अपनी बहुत सारी मेमोरी याद करने लगता है। इस चीज़ की जो कनेक्शन है, उसकी मेमोरीज है, वो उसके मौत से भी जुड़ी हुई है। आगे चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। जुमिंग उस चीज़ को लेकर के वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। तियान जुमिंग को कहता है, चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। ग्रैंडफादर तियान के इस मनी मेकिंग आइडिया से काफ़ी परेशान हो चुके थे। ना तो उसकी गर्लफ्रेंड थी और ना ही वो शादी वादी करने का प्लान कर रहा था। वो तो बस चाह रहे थे कि जल्दी से वो कोई गर्लफ्रेंड बना ले। रास्ते में तियान जुमिंग से कहता है कि क्या मेरे एंसेस्टर मुझसे बात नहीं करना चाहेंगे। जुमिंग को वो पैसे ऑफर करता है ताकि वो मिंग से मैसेज लेकर के उसे ट्रांसफ़र कर सके। जुमिंग उसे कहती है कि बस कुछ दिन और रुक जाओ, जैसे ही ये सब कुछ ठीक होगा खुद तुम्हारा एंसेस्टर तुम्हारे सामने होगा और तुमसे बात कर पाएगा। लेकिन तियान बहुत ही इमोशनल था और वो मिंग से बहुत से सवाल करना चाहता था। वो वहाँ पहुँच करके जुमिंग को कहता है कंपनी वापस आने के लिए। जुमिंग कहते हुए कहती है, माना कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है लेकिन तुम ढक्कन हो, सही और गलत की तुम्हें पहचान नहीं है। तुम बिना सोचे समझे मुझे फायर कर दिए। तुम्हें क्या लगा मैं वहाँ फेवर लेकर के आई हूँ? 6 राउंड इंटरव्यू के मैंने पास किए थे, तब मैं तुम्हारी कंपनी में आई थी और मैं तुम्हारी कंपनी में दोबारा नहीं आने वाली हूँ। तुमसे अच्छी कंपनी में मैं ज्वाइन करके दिखाऊंगी। ऐसा करके वो उस जेड को लेकर के अंदर चली जाती है। मिंग और तियान वहीं आसपास खड़े थे। तियान को लगता है उसका एंसेस्टर आसपास है, तो उससे पूछता है, आखिरकार तुमने मेरी ही जान क्यों बचाई थी उस कार एक्सीडेंट में? मेरे माँ बाप भी तो थे। मिंग उससे कहता है, क्योंकि हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे कहा था मैं किसी एक को ही बचा सकता था। इतना कम वक्त था, इसी वजह से मैंने तुम्हें चुना। लेकिन मैंने तुम्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह हंसी खुशी ज़िंदगी जीने के लिए चुना था और तुम तो सिर्फ पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने में लगा दिए। तियान कहता है, जब आपने मेरी ज़िंदगी को चुना था बचाने के लिए तो मुझे अपना वर्थ तो प्रूफ करना था ना। इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा फोकस रहता हूँ पैसे कमाने में। मिंग यहाँ पर तियान के फ़ोन पर एक मैसेज डालता है और कहता है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुशी से जीनी चाहिए। लाइफ में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तियान ये मैसेजेस पढ़ के काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो मिंग लेट नाइट सर्च कर रही थी कि मिंग का
इस कर्ज से रिलेटेड क्या चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन उससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लग रही थी। उस जेट पेंडेंट को भी सर्च करती है तो उसे इंटरनेट पर आधी अधूरी ही बातें मिली थी। वो जेट पेंडेंट को भी देख ही रही थी कि तभी मैंग यहाँ पर नहा करके सीधे बाहर आ जाता है। जुमिंग कहते तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? मैंग कहता है मेरे पास इतने सारे कपड़ों के ऑप्शन नहीं है, मैं अभी नाइट गाउन ढूंढ रहा था और अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी वीक महसूस कर रहा हूँ। जुमिंग ऑकवर्ड फील करते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। मैंग अपने पावर इस्तेमाल करने का कोशिश करता है, लेकिन वो पहले की तरह अपने पावर को इस्तेमाल कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने अभी तियान के लिए वो मैसेज भेजने में अपना पावर इस्तेमाल जो किया था वो वहीं बैठ जाता है। जो मिंग यहाँ पर आती है वो मैंग से पूछती है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंग कहता है मैं बहुत ही कमज़ोर हो चुका हूँ, शायद मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। मैं तुम्हें याद है तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मैंने तुम्हारी कुछ विशेष पूरी की थी, इस वजह से अंदर से मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ। जो मिंग को जब ये बात याद आता है उसने नशे के हालत में मिंग से बहुत सारी बेफजूल की विशेष मांगी थी, उसके बिना भी उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, इसके लिए वो किसी को परेशान नहीं कर सकती। तब वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और मैंग से माफ़ी मांगने लगती है। मैंग उसे कहता है कि बस वो ये चाहता है कि मरने से पहले उसका ये कर्ज टूट जाए। वैसे तो वो जुमिंग का पिछले 3000 सालों से इसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहा था। तो वो नेट पर सर्च करने लगती है। आज से 3 दिन बाद का कोई स्पेशल डे मिलता है जिस पे कि सुमिंग मैंग के कर्ज को तोड़ने का कोशिश कर सकती थी। हालांकि मैंग को पता था, लेकिन वो सुमिंग को बताना नहीं चाहता था। यहाँ पर वो जुमिंग को छोड़ करके जाना नहीं चाहता था, उसे जुमिंग से शायद प्यार हो गया था। तो वो बहाना कर देता है नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इसके अगले वाला डेट देखो। वो जुमिंग के साथ कुछ वक्त बिताना चाह रहा था। जुमिंग इस बात को समझ नहीं पाती है और उसे ऐसा लगता है कि मैंग किसी रीजन से 3 दिन बाद का डेट मना कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग तियान और ग्रैंडफादर को देखते हैं। तियान ग्रैंडफादर को बता रहा था कि उसके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज आए थे। तभी वहाँ पर उसके अंकल आंटी आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं तुम लोग एंसेस्टर से मिलने के लिए गए थे तो हमें क्यों नहीं लेकर के गए? और तियान तुमने जुमी को, जो कि हमारी एंसेस्टर है, कंपनी से निकाल दिया। अगर हमारी कंपनी में प्रॉब्लम हुआ तो? तियान कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कंपनी की इतनी ही फिक्र है तो कंपनी आके संभाल क्यों नहीं लेते हैं? सब कुछ मैं संभालता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। वो लोग एंसेस्टर से मिलना चाह रहे थे और अच्छे पैसे कमाने का टेक्निक उससे लेना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो जुमिंग थी वो सो रही थी और रात में कुछ सपने देख रही थी। उसके बगल वाले बेड पर मैंग सो रहा था। जुमिंग को ये बात पता नहीं था। जुमिंग ये सपना देखती है कि उसी जेड से कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसकी नींद खुल जाती है, अपने बगल में वो मैंग को देख करके चौंक जाती है। मैंग उसे याद दिलाता है कि उसी ने इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया था कि वह जुमिंग की सेफ्टी के लिए उसके कमरे में सो सकता है। जुमिंग को जब ये बात याद आता है, मैंग उससे पूछता है उसने क्या सपना देखा है, तो जुमिंग उसे नहीं बताती है, क्योंकि सपने में उसे ऐसा लग रहा था कि मैंग ही उसे मारने का कोशिश कर रहा है और अब वो मैंग से घबराने लगी थी। मैंग को ऐसा लगता है ऐसा क्या हो गया जब उसके साथ ऐसा वियर्ड बिहेवियर कर रही है। अगले दिन जुमिंग उस जेट के बारे में काफ़ी कुछ ढूंढ रही थी, थोड़ी बहुत चीज़ें उसे हाथ भी लगती हैं। वो इंटरव्यू देने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर जो उसकी कज़न सिस्टर थी ना, वो जुमिंग का इंसल्ट करते हुए कहती है तुम्हें यहाँ जॉब लगेगा। जुमिंग कहती है क्यों? केवल वो लोग कबूतरों को ही थोड़ी जॉब पर रखते हैं, तुम्हारे जैसे कुछ हमारे जैसे टैलेंटेड भी लोग आते हैं जो कि कंपनी को एक्चुअल में संभालते हैं। जो कंपनी के जनरल मैनेजर थी जियान, जो कि जुमिंग का इंटरव्यू लेने वाली थी, वो जुमिंग की बातों से थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसकी बातों से उसे ऐसा लग रहा था कि उसे नॉलेज अच्छा खासा है और जुमिंग से जाती है, बात करती है, उसके इंटरव्यू लेने के बाद उसे जॉब पर रख लेती है। इतना ही नहीं, उसकी और जुमिंग की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिंग के अंकल आंटी को ये पता चलता है कि जो मिंग एक फेक एंसेस्टर है, वो कोई एंसेस्टर वगैरह नहीं है और सिर्फ वो इनके इमोशंस का फ़ायदा उठा रही है। तो वो सबके सामने यहाँ पर जुमिंग का पर्दा साफ करने का डिसाइड करते हैं। इधर जुमिंग को कंपनी के सारे प्रोसीजर को पूरा करते करते काफ़ी लेट हो गया था। वो घर जाती है तो देखती है घर में काफ़ी अंधेरा है। वो मिंग को ढूंढने लगती है कि मिंग कहाँ गया। मिंग एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। जुमिंग उससे पूछती है क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों बैठे हुए हो, कमरे की लाइट्स क्यों ऑफ है? मिंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुम्हें इतना समय क्यों लग गया? जुमिंग उसे कहती है असल में मैं कंपनी के काम में थोड़ी बिजी हो गई थी, कल से मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही बिजी होने वाली हूँ। वो मिंग को अवॉइड करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था।
और मिंग को लगने लगता है कि शायद अब जुमिंग के घर से जाने का वक्त आ गया है। अगले ही मॉर्निंग जुमिंग उसे वापस से अवॉइड करके जा रही थी तो मिंग उससे मिलता है और कहता है कि वो कुछ चीज़ें कर्ज को तोड़ने के लिए प्रिपेयर करने के लिए जा रहा है। जो मिंग को तो ये नॉर्मल लगता है, वो मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो मिंग को अब उसे फेस नहीं करना पड़ेगा तो उसके मौत का डर जो था वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन उसके जाते ही वो देखती है उसके फादर मिलने के लिए उससे आए हैं और वो उससे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और डाइवोर्स के बाद जो वो जुमिंग को ग्रैंड मदर के पास छोड़ करके थे उसे इस बात का एहसास है उन्होंने गलत किया था। ये सारी बातें वो जुमिंग के सामने मान रहे थे। जुमिंग को याद आता है ये विश तो उसने मिंग से मांगा था कि उसके मॉम डैड के डाइवोर्स के बाद उससे कभी किसी ने प्यार नहीं किया और वो विश पूरी हो रही है। वो समझ जाती है कि मिंग उसकी विशेष पूरी करके वहाँ से जा रहा है, बल्कि वो किसी कर्ज की चीज़ों को नहीं पता कर रहा है और वो बुरा इंसान नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। तो वो मिंग को रोकने के लिए निकलती है। उसे कहती है अगर तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे मारना भी हो तो तुम मुझे मार लेना। असल में इधर कुछ दिनों से मैं सपना देख रही हूँ जिसमें सपने में मुझे कोई तुम्हारे जैसा दिखने वाला इंसान मास्क लगा करके मारने का कोशिश कर रहा है। इसी वजह से मैं तुमसे काफ़ी डरने लगी थी। मुझे मरना नहीं था, मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ी सेल्फिश हो गई थी। तुमने मेरी विशेष पूरी की है और मैं अब तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मिंग हंसते हुए कहता है बेवकूफ़ लड़की, भला 3000 सालों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ज़रूरी हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी है तो इस वजह से मैं कभी तुम्हें जान से नहीं मार सकता हूँ। असल कहानी तो जुमिंग को भी नहीं पता था। उनके टीममेट्स में तियान भी हुआ करता था। इसी वजह से तियान और मेंग की किस्मत जुड़ी हुई थी और इस जन्म में मेंग ने तियान को बचाया था। अब वो मेंग से माफ़ी मांगते हुए उसे वापस घर चलने के लिए कहती और कहती है वो उससे अब नहीं डरेगी और उसे घर छोड़ करके भी जाने की ज़रूरत नहीं है। रात में जुमिंग जियान के साथ पार्टी कर रही थी। जियान उसे बातों बातों में तियान के एंसेस्टर के बारे में बताती है। साथ ही में वो ग्रैंडफादर का बर्थडे थ्रो कर रहा है तो उस बर्थडे पार्टी में चलने के लिए कहती है। हालांकि जुमिंग यहाँ पर शुरू में अवॉइड कर रही थी क्योंकि वो तियान और अब उसकी फैमिली को फेस नहीं करना चाह रही थी। लेकिन तभी तियान उसे कॉल करता है और जुमिंग को उस बर्थडे पार्टी में आने के लिए कहता है क्योंकि जुमिंग आएगी तभी तो वह एंसेस्टर आएगा। तो जुमिंग यहाँ पर उसकी बात को मान जाती है। अगले दिन वो पार्टी में पहुंचती है लेकिन मिंग फ़िलहाल आने में उसे वक्त था, उसे कुछ काम था, इसी वजह से वो जुमिंग के साथ नहीं आया था। जुमिंग वहाँ पार्टी में अंदर पहुंचती है। वैसे तो तियान और उसके ग्रैंडफादर ने जुमिंग का बहुत अच्छा वेलकम किया था लेकिन वहाँ पर उसकी जो अंकल लोग थे ना, अंकल आंटी, वो लोग जुमिंग को फेक समझ करके उसे उसका पोल खोलने का सोचते हैं। इसी वजह से उन लोगों ने जुमिंग के आंटी और उसकी कज़न सिस्टर को बुला लिया था ताकि वो लोग जुमिंग का पोल खोल सके। और उसके आते ही वो लोग सब जुमिंग को फेक कहने लगते हैं और कहते हैं जुमिंग कोई एंसेस्टर नहीं है और वो इन लोगों को उल्लू बना रही है। इस बात पर जुमिंग उसे कहती है मैंने शुरुआत से ही कभी नहीं कहा कि मैं एंसेस्टर हूँ। हाँ, मैं एंसेस्टर को देख सकती हूँ और उससे बातें कर सकती हूँ, मैंने शुरुआत से यही कहा था। लेकिन यहाँ पर जो जुमिंग के आंटी अंकल थे, जुमिंग की आंटी उसकी बहन थी और तियान के अंकल आंटी थे, वो लोग जुमिंग को परेशान करने लगते हैं और तभी वहाँ पर एंट्री होती है मेंग की। उसके यहाँ पर आते ही सब कुछ रुक सा जाता है और इस तरीके से मेंग के आते ही वो लोग उसे फील कर पा रहे थे। सारी चीज़ें रुकी हुई थी, देख तो पा रहे थे लेकिन कोई भी मूव नहीं कर पा रहा था। वो जुमिंग को वहाँ से लेकर के जाते हैं। जैसे ही वो जुमिंग को वहाँ से लेकर के जाता है सारे लोग घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि जुमिंग झूठ नहीं कह रही थी, वो असल में एंसेस्टर को जानती तो है, तभी तो ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। सारे उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और जुमिंग तो मेंग के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आज जो कुछ हुआ उस वजह से जुमिंग सैड थी लेकिन मिंग उससे कहता है तुम्हें तो इनकी आदत है ना, तुम्हें पता है ना कि ये लोग कितने बुरे हैं, इनकी बातों का तुम ध्यान मत दिया करो, डोंट वरी, अपना कर्ज तोड़ते तोड़ते मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करके जाऊँगा। जुमिंग यहाँ पर मिंग की बातों पर ट्रस्ट करती है लेकिन उसे पता नहीं था आगे उसकी लाइफ किस तरीके से बदलने वाली है। वहीं वो दोनों वहाँ से निकल करके घर की तरफ पहुँचते हैं। जुमिंग वही लग्जरी कार ड्राइव करके जा रही थी। मिंग की हालत डे बाय डे थोड़ी ख़राब हो रही थी। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे जल्दी ही जुमिंग से ये कर्ज तोड़ने के लिए बोलना होगा। जुमिंग यहाँ पर अपनी किस्मत पर वापस से रो रही थी। किस तरीके से उसे यहाँ पर ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है और उसे डर था कि ये कर्ज तोड़ने के लिए उसे मेंग को जान से मारना पड़ेगा और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। वो मेंग को गले से लगा लेती है और कहती है कि भले ही तुम किसी को नहीं दिखते हो बट मुझे तो दिखते हो, मेरे लिए तुम एक नॉर्मल इंसान हो, अगर तुम्हारे कर्ज को तोड़ने के लिए तुम्हें मारना पड़े तो ये मुझसे नहीं होगा।
मेंग जोमिंग की फीलिंग को समझ रहा था। वो उसे उठा करके कमरे में लेकर के जाता है ताकि वो रेस्ट कर सके, लेकिन उसके पास इतना भी पावर नहीं था कि वो खुद को संभाल सके। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसकी आंटी और उसकी कज़न सिस्टर वो लोग उसके डैड को जा कर के कंप्लेन कर रहे थे। उसके डैड अब भी जोमिंग को मानते थे, लेकिन उसकी खुद की फैमिली उसे जोमिंग से मिलने नहीं देती थी। और यहाँ पर जो भी वो मेंग था ना, वो उसकी बहन को जोमिंग की बुराई करते हुए सुन करके उसे पनिशमेंट दे देता है। इधर ध्यान अपने अंकल आंटी को सबक सिखाता है कि खबरदार, अगर उन लोगों ने दोबारा कभी जोमिंग से पंगा भी लिए तो ये उनके लिए सही नहीं होगा। इस तरीके से वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि एंसेस्टर से सामना तो उनका अभी हुआ था। थोड़ी देर बाद जोमिंग की आँख खुलती है। वो सामने मेंग को देखती है और कहती है, कल कहीं इमोशनल होकर के मैंने बहुत ज़्यादा ही बातें तो नहीं कह दी ना। मेंग उसे कहता है कि नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जोमिंग अब ये सोचती है कि अगर वो मेंग के कर्ज में रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं कुछ तो उसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि मेंग के इस कर्ज को तोड़ने में उसका मदद कर सकेगा। फिलहाल मेंग जोमिंग को आराम करने के लिए बोलता है और वो उसकी सेफ्टी के लिए वहीं उसके पास में रहेगा, और वो उसे नाइट टाइम स्टोरीज सुना रहा था। जोमिंग को मेंग को हक करके नींद आ जाती है। मेंग रात भर जोमिंग को देखते रहता है, क्योंकि वो जानता था आज नहीं तो कल ये चीज़ उसके लाइफ से ख़त्म ही होने वाली है, लेकिन वो जोमिंग को खोना नहीं चाहता था। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं। जो उसकी फैमिली थी वो उसके डैड के साथ जोमिंग से मिलने के लिए आ जाती है। उन्हें ऐसा लगता है जोमिंग अब एंसेस्टर को देख पा रही थी तो ऑब्वियस सी बात है वो उन्हें पैसे वैसे दिला सकती थी। इसी वजह से वो लोग जोमिंग से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन जोमिंग उन्हें ध्यान नहीं देती और कह रही है, एंसेस्टर्स तुम्हें पसंद नहीं करता है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से खिसक लो, और अगर तुम मुझे दोबारा परेशान करने के लिए आई या फिर मुझसे पैसे लेने के लिए आई तो एंसेस्टर से बोल करके तुम्हें दोबारा मैं पनिशमेंट दिलवा दूंगी। वो लोग जोमिंग से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर वो एंसेस्टर नहीं चाहता हम यहाँ आए तो हम यहाँ नहीं आएंगे। ये कह के वो वहाँ से फरार हो लेते हैं। जोमिंग मेंग को उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। मेंग कहता है, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। जोमिंग मन ही मन ठान लेती है कि बस बहुत हो गया, अब वो वक्त बर्बाद नहीं करेगी। और यहाँ पर वो अब उस कर्ज को तोड़ते कैसे हैं इसे तुरंत ढूंढेगी। वो एक बड़े से लाइब्रेरी में चली जाती है जहाँ पर कि ध्यान भी आया हुआ था। वो जोमिंग से उस ये के बारे में, एंसेस्टर के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाह रहा था। जोमिंग उसे कहती है, अगर तुम सच में मेंग का शुक्रगुजार हो तो तुम्हें उसके इस कर्ज तोड़ने में मेरी मदद करनी चाहिए, तभी वो एक नॉर्मल इंसान बन पाएगा। ध्यान यहाँ पर मेंग का हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसे डाउट था कि जोमिंग की इन्फॉर्मेशन आधी है। अगर ये कर्ज टूटा तो उन दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा। उसे इस बात का अंदाज़ा पहले ही लग चुका था, जिस बात को मेंग छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने एंसेस्टर को वापस लाना चाहता था, एक नॉर्मल ह्यूमन बनाना चाहता था। इसी वजह से वो जोमिंग के साथ मिल करके उन बुक्स को खोजने लगता है, उस कर्ज को तोड़ने के चीज़ों को ढूंढने लगता है, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली थी। जोमिंग मेंग के साथ अब पहले से कहीं ज़्यादा वक्त बिता रही थी। वो उसे अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर के जाया करता था। इतने ही नहीं, उसने जोमिंग को अच्छे खासे पैसे भी दिए थे, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये कर्ज नहीं टूटा और मेंग को कुछ हो गया तो मेंग को वापस से वही गरीबों वाली ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। और उसे जोमिंग से प्यार हो गया था, दैट्स वाई वो यहाँ पर जोमिंग को अब एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। जोमिंग इस बात से अनजान अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर उसके साथ साथ जो जियान थी वो भी तियान और जोमिंग का मदद कर रही थी। भले ही दोनों बिजनेस राइवल हुआ करते थे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में वो जोमिंग की वजह से तियान का हेल्प कर रही थी। तीनों ही लाइब्रेरीज में ना जाने कितने बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उस कर्ज को तोड़ने का रीजन उन्हें कहीं से भी नहीं मिल पाता है। कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जोमिंग को वो बुक हाथ लग जाता है जैसे कि वो इतने टाइम से ढूंढ रही थी। फाइनली उसे उस कर्ज को तोड़ने का जरिया मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक था और सच्चाई तो ये थी कि उसमें जोमिंग की जान जाने वाली थी। ये बात जोमिंग को पता चलता है, और किसी को भी अपनी जान खुद देना बहुत ही मुश्किल ये काम होता है। भले ही उसे भी मेंग से प्यार हो गया था, वो उसके सिचुएशन को समझ पा रही थी और वो जानती थी कि अगर मेंग को ये बात बताएगी तो वो उसे ऐसा कभी नहीं करने देगा। और असल कहानी अजीब सी थी। यहाँ पर मेंग और तियान दोनों ही जोमिंग को बचाने में मारे गए थे, यानी तियान मेंग को बचा रहा था और मेंग जोमिंग को बचा रहा था। दोनों ही एक दूसरे से उस ज़माने में भी प्यार करते थे। जोमिंग को इस बात का एहसास तब होता है जब उन बुक की स्टोरीज़ को पढ़ रही थी। तो
यहाँ पर धीरे धीरे मिंग ख़त्म हो रहा था। जो मिंग को मिंग की बहुत ही फिक्र हो रही थी और वो उसके साथ अब पहले से कहीं ज़्यादा समय बिताना चाह रहा था। मिंग के बारे में वो काफ़ी कुछ जानना चाह रही थी और मिंग से कह रही थी कि तुम मुझे और भी चीज़ें बताओ अपने बारे में, ताकि अगर कल तुम्हारा कर्ज ठीक हो जाए तो मुझे तुम्हारे बारे में चीज़ें याद रह सके। लेकिन वो तो मरने से पहले मिंग से रिलेटेड सब कुछ जान लेना चाह रही थी, जो कि वो भूल चुकी थी। जुमी का बिहेवियर धीरे धीरे अजीब होते जा रहा था। मैंग इन चीज़ों को नोटिस कर रहा था। वो मैंग को लेकर के बहुत ही क्लिंगी होते जा रही थी और यहाँ पर तियान और जियान को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। जुमिंग मरने से पहले अपने आसपास के लोगों को सारी हेल्प कर देना चाह रही थी। वो उसके मॉम डैड के डाइवोर्स के बाद अपने डैड से तो मिल ली, लेकिन अपनी माँ से नहीं मिल पाई थी। तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है हॉस्पिटल, जहाँ पता चलता है कि वो किस मुंह से अब जुमिंग से पैसे मांगने के लिए आएगी। उन्हें हॉस्पिटल के पेमेंट की ज़रूरत थी, तो जुमिंग उन्हें माफ़ करके, उन्हें बचपन में अमेंडन करने के लिए माफ़ करके वो उन्हें पेमेंट कर देती है और वो मिंग के साथ अब एक बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही थी। मिंग को ये बिहेवियर अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि जुमिंग को इस बात का सच्चाई पता चल चुका है कि असल में इस तरीके से जुमिंग को मरना पड़ेगा अगर वो मिंग को वापस से ज़िंदा करना चाहती है। तो यही राज जो था वो जुमिंग से छुपा रहा था। जुमिंग यहाँ पर मिंग के साथ जिन जिन जगहों पर जाना चाहती थी, मरने से पहले हर जगह चली जाती है। वो जियान से मिलती है और उसे वो सच्चाई बताती है। वो कहती है वो मिंग के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। जियान तियान को ये कॉल करके बात बताती है। तियान को भी इस बात का आइडिया लग चुका था, लेकिन जानता था जुमिंग का सेक्रीफाइस ही मिंग को वापस ला सकता है। मिंग जुमिंग के साथ डिनर कर रहा था। उसे पता नहीं था कि शायद ये जुमिंग के साथ उसका लास्ट डिनर होने वाला है। वो उसके साथ अच्छा खासा टाइम यहाँ पर स्पेंड करती है। मिंग उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था, लेकिन जुमिंग मिंग का वो जेड लेती है, वहाँ से बाहर निकलती है और सीधे अपने सीने में मार लेती है। ये देख करके मिंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो समझ जाता है कि जुमिंग को सब कुछ पता था, इसी वजह से वो इतने दिनों से इतना वियर्ड बिहेवियर कर रही थी। जुमिंग उसे कहती है वो उससे बहुत प्यार करती है, उसे अपने और मिंग की असलियत के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो उसे खोना नहीं चाहती है। वो वहाँ पर अपनी जान गंवा देती है। मिंग वापस से अब एक ह्यूमन की तरह दिखने लगा था, हालांकि उसके सारे सुपर पावर्स खुद उसके साथ थे। वो जुमिंग को ऐसा लग रहा था कि वो खो दिया है। तियान और जियान वहाँ पर आते हैं। उनकी नज़रों में अब मिंग सामने आ रहा था। वो अपने एंसेस्टर से मिल करके खुश था, लेकिन जुमिंग को खोने का उसे गम भी था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि असल में मिंग के पास अब सारे सुपर पावर्स थे और अब वो इनविजिबल नहीं था, एक ह्यूमन बन चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जुमिंग कोमा में है। इस बात को 1 साल बीत जाते हैं। मिंग जुमिंग का अगले 1 साल तक रेगुलर बेसिस पर ख्याल रखता है। उसका वो कर्ज टूट चुका था। अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह उसकी एजिंग हो रही थी। वो जुमिंग के साथ अपने सारे वक्त बिताना चाह रहा था। जुमिंग के लिए वेडिंग रिंग भी उसने क्रिएट किया था। वो जुमिंग को पहना देता है। 1 साल बाद हम लोग फाइनली देखते हैं कि जुमिंग होश में आ जाती है। मिंग के पास हो जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर ये कहानी की ये हैप्पी पेंडिंग होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।